स्टूडेंट्स, मैं हूं आदिल, कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। स्टूडेंट हम कर रहे हैं 2019 का आया पेपर का सॉल्यूशन, साइंस के पेपर का सॉल्यूशन, और ये है क्वेश्चन नंबर 24 जिसके लिए सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 मीटर दे रखे हैं, उस पर रीडिंग दे रखी है और आपसे पूछा है लीस्ट काउंट कितना होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था लीस्ट काउंट कितना होगा। तो लीस्ट काउंट का आपको फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए। एक दिन पहले ही मैंने जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनको मैंने करवाया था ये क्वेश्चन। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है रीडिंग ऑन ए मीटर अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो रीडिंग ऑन ए मीटर कितने आ रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 250 आ रहा है। तो अब मैं निकाल रहा हूँ एलसी ऑन मिली एम्पियर, मिली एम्पियर पे निकाल रहा हूँ मैं। तो ये आ गया अपने पास 250 आ रही है अपॉन 250 रीडिंग आ रही है अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन का मतलब है कि 100 से 200 के बीच में कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है, तो कितने डिवीजन में डिवाइड है ये, तो ये कितने डिवीजन में है स्टूडेंट्स, 10 डिवीजन में। देख लेना अपने उस पर। तो ये आ गया आपके पास 25 मिली एम्पियर। ठीक है, ये आ गया आपके पास 25 मिली एम्पियर। अब आपका जो है एलसी निकालो, एलसी ऑन वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पे जब आप निकालोगे कितनी रीडिंग आ रही है स्टूडेंट्स, 2.4 आ रहा है, पेपर में देख लो 2.4। डिवीजन कितना दिया है, 10 ही दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 0.24 वोल्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका ए पार्ट। अब इसी में बी पार्ट आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टेंस पूछ रहा है, ohms लॉ लगाओ, रेसिस्टेंस निकालो। ठीक है, ohms लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR, और आपसे क्या पूछ रहा है, वो R पूछ रहा है, तो V अपॉन I। ठीक है, अब V तो आपके पास ये रहा, और I किस में दे रखा है, मिली एम्पियर में दे रखा है। मिली एम्पियर को जब एम्पियर में चेंज करोगे तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो जब डिवाइड बाय 1000 करोगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.0025 0.025 एम्पियर। ठीक है, 0.025 एम्पियर आ जाएगा। तो ये रेसिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा R इक्वल टू V कितना है 0.024 0.24 अपॉन I है आपके पास 0.025। ठीक है, V अपॉन I। इसको जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे 100 लगा दो, यहाँ से पॉइंट हटा दो, ऊपर 1000 लगा दो, इसको इससे काट दो, ये आ गया आपके पास 240 अपॉन 25 को आप जब सॉल्व करोगे आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9.6। रेसिस्टेंस किस में आता है, ओम में। ये भी लिख सकते हो, ओम का साइन बना सकते हो। ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन करना था आपको, जिसमें आपको 1 मार्क्स मिलने थे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है ऑन हीटिंग ब्लू कलर पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट इन ए बॉइलिंग ट्यूब ब्लैक कॉपर ऑक्साइड कॉमा O2 एंड ब्राउन गैस X इज फॉर्म्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड द गैस X। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिख दी है स्टूडेंट्स। तो कॉपर नाइट्रेट है, उसको जब अपन हीट करेंगे तो CuO कॉपर ऑक्साइड, तो ये होगा ब्लैक कलर का, NO2 गैस निकलेगी जो कि ब्राउन कलर की होती है, और यही अपना X होगा, और प्लस O2 निकलेगा। फिर आपसे पूछा है राइट द X कौन सा होगा स्टूडेंट्स, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, ये तो X होगा। पूछ रहा है टाइप ऑफ रिएक्शन, तो कौन से टाइप की रिएक्शन हो रही है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, हीट देने पर डिकम्पोज हो रहा है वो, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कर दी है मैंने आपको, आप यहाँ देख सकते हो बैलेंस कर दी है मैंने। उसके बाद है राइट द पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस X। जो X NO2 है उसका पीएच बताना था, तो उसका पीएच स्टूडेंट 1 से 7 तक होता है, तो इसलिए हम जनरली क्या लिखते हैं, लेस देन 7 लिखते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब साथ ही में मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था स्टूडेंट। विच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो एल्कीन कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन होते हैं, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन होते हैं। सिंगल बॉन्ड का जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, वो होता है CnH2n+2। अगर आपने जनरल फार्मूला नहीं लिख के आए कोई बात नहीं, लेकिन आपने इसकी पूरी डेफिनेशन लिखना था आपको। ठीक है, एल्कीन को
CnH2n होता है फॉर्मूला, और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। ये था आपका 14 वाला क्वेश्चन। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, C4H10 बिलोंग्स टू विच ऑफ दीज। C4H10 किससे बिलोंग कर रहा है? किससे बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स? एल्केन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। तो 4 कार्बन हो गए, 10 हाइड्रोजन हो गए, तो ये बिलोंग कर रहा है किससे? एल्केन से, क्योंकि कौन से बॉन्ड आ रहा है? सिंगल बॉन्ड आ रहा है। और कह रहा है इसके 2 आइसोमर्स भी बना दो, तो इसके आइसोमर्स बना दो स्टूडेंट्स। इसके आइसोमर्स यहाँ बना देता हूँ स्टूडेंट मैं। ये बन गया H H H H H H H H, 4 कार्बन और कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए? 8। एक तो ये बना दिया, दूसरा बना देता हूँ यहाँ पे। ये बन गया स्टूडेंट, ठीक है। तो 2 आइसोमर्स आपके और भी बन सकते हैं इसके अंदर, बट ये 2 आपको 2 बनाए थे, तो कोई से भी आपने 2 बना लिए होंगे अगर आपको ये फॉर्मूला आता होगा तो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का था, आराम से आपको इसमें मार्क्स दिए होंगे। शायद ये बताने के CBSE ने आपको 1 मार्क्स दिया होगा, ये बताने के आपको हाफ मार्क्स मिला होगा, और ये दोनों बताने के शायद आपको 1.5 मार्क्स मिला होगा, 1.5 मार्क्स मिला होगा। तो ऐसे करके उन्होंने 3 मार्क्स डिवाइड किए होंगे। ओके स्टूडेंट, आगे आपके बात समझ में। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदिल, कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से, और हम कर रहे हैं 2019 में आए साइंस का पेपर का सॉल्यूशन, और हम पहुंच गए हैं आंसर नंबर 15 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 15 वाला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? 15 वाला क्वेश्चन है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स विच हैव बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। मेटल्स के ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर दे, वो कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल पूछा है उसमें Al2O3 और ZNO, ये तो एग्जांपल हो गए। अब आपसे पूछा राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिख दी Al2O3 की अगर आप HCl से रिएक्शन कराओगे तो ये बनाएगा AlCl3 प्लस H2O। यहाँ पे HCl के पास 6 लगा हुआ है, इसके पास 2 लगा हुआ है, और इधर 3 लगा हुआ है, तो ये हो गई इक्वेशन बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये था आपका आंसर नंबर 15। अब अपन कर रहे हैं सेक्शन डी का आंसर नंबर 16, ठीक है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन 5 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा आंसर नहीं लिख सकता मैं यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या लिख के आने थे। फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास इसमें 16th में, व्हाट आर द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड्स, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेड कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जो कि एक्सप्रेस होते हैं ऑफस्प्रिंग में, यानी ऑफस्प्रिंग से एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं वो। जैसे कि मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में जो टॉल वाला जो था, वो कैरेक्टर जो था वो डोमिनेंट था उस पी प्लांट के अंदर, है ना। तो टॉल हमेशा टॉल वाले जो थे पी प्लांट आ रहे थे ना उसके अंदर, फर्स्ट जनरेशन में भी आए थे, सेकंड जनरेशन में भी आए थे, तो वो कहलाता डोमिनेंट ट्रेड। रेसेसिव ट्रेड्स क्या होते हैं? रेसेसिव ट्रेड इज एग्जिस्टिंग होते तो हैं वो, बट हिडन होते हैं वो हिडन होते हैं। तो इसमें आपको बताना था, ठीक है, हिडन होते हैं। जो जैसे कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, जब जनरेशन 1 का उसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें एक भी जो है छोटा वाला प्लांट यानी स्मॉल प्लांट नहीं आया था, ठीक है। जब सेकंड जनरेशन आई तो उसमें स्मॉल प्लांट आ गया था, तो वो था रेसेसिव ट्रेड, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में वो क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया, यानी वो शो हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको इसको थोड़ा और एक्सप्रेस करके आपको इसमें लिखना था। इसका बी पार्ट में भी यही पूछा है, इज इट पॉसिबल दैट ए ट्रेड इज इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस इन द नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल ऐसा होता है स्टूडेंट, ये बिल्कुल पॉसिबल है ये। जैसे कि आपको मैंने बताया अभी कि फर्स्ट जनरेशन में सारे टॉल आए थे, जो सेकंड जनरेशन थे उसमें स्मॉल भी आ गए थे। तो जो स्मॉल वाले आए थे फर्स्ट जनरेशन में नहीं थे, लेकिन सेकंड जनरेशन में शो हुए वो, तो इसका मतलब वो इनहेरिटेड तो हो रहे हैं,
ठीक है, गिव ए सुटेबल एग्जांपल टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया वो एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे लिखना था। ओके स्टूडेंट, उसमें आपको मिल जाते हैं 5 मार्क्स। अब एक क्वेश्चन नंबर 17 का हम ये पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं। पार्ट जो सेकंड है वो मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा स्टूडेंट्स। पार्ट सेकंड के अंदर जो एक्सपेरिमेंट है पूरा वो आपके प्रैक्टिकल फाइल में होगा स्टूडेंट, वो आप ज़रूर देख लेना और थोड़ा सा आइडिया भी दे दूंगा चलो मैं इसका। लेकिन मैं अभी फिलहाल 17 का फर्स्ट पार्ट बताता हूँ। उसमें आपसे पूछा था व्हाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडनाइज्ड सॉल्ट, अच्छा आयोडीन सॉल्ट, अच्छा ओके, एडवाइजेबल, ठीक है। आयोडीन सॉल्ट क्यों एडवाइस किया जाता है आपको, क्यों एडवाइस किया जाता है? टू प्रिवेंट गोइटर, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड से बचने के लिए, क्योंकि गोइटर क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाना, गले पे जो पट्टा बन जाता है वो किसकी वजह से बनता है? आयोडीन की कमी से बनता है, ठीक है। नेम द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट। तो क्या पूछा था आपसे? डिजीज तो ये आपने लिखी दिया, थायराइड जो होती है वो डिजीज का नाम है, थायराइड डिजीज है वो, ठीक है। और गोइटर भी कहते हैं उसको, ये हो गया, ठीक है। आपसे एक सिम्टम पूछ रहे हैं तो सिम्टम होते हैं या तो ये लिख देते हैं आप एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, या फिर ये भी होता है वेट गेन। ये जो वेट गेन होता है ये फिर कम नहीं होता, जब आप वेट गेन हो जाता है तो ये कम नहीं होता, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं इस वाले थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट आपसे पूछा है हाउ डू नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन द बॉडी। कैसे जो नर्व होते हैं वो सिग्नल भेजते हैं, इम्पल्स भेजते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इसका आंसर लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे, व्हेन ए नर्व इम्पल्स रीचेस द एंड ऑफ एक्शन। एक्शन आपने पार्ट होता है इसमें पढ़ा है आपने। द एक्शन रिलीज केमिकल, एक केमिकल रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। वो जो एक्शन होता है केमिकल रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर ट्रेवल अक्रॉस द सिनेप्स, सिनेप्स तक जाते हैं वो बिटवीन द एक्शन एंड डेंड्राइट, और एक्शन और डेंड्राइट के बीच तक जाते हैं, जो कि क्या करते हैं आपके इम्पल्स को पास करते हैं, और फिर डेंड्राइट तक पहुंचने के बाद वो वापस से नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंच जाता है, और ये प्रोसेस बराबर चलता जाता है। तो सोचो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस कितना फास्ट होता होगा। जैसे कोई आपके अगर पिंच करता है तो आप फ़ौरन हाथ हटा लेते हो, तो ये प्रोसेस बहुत स्पीड से होता है स्टूडेंट, ओके। अब इसका 17 का सेकंड पार्ट, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है हाइड्रोट्रोपिस क्या होता है। तो हाइड्रोट्रोपिस क्या होता है स्टूडेंट? जब कोई प्लांट होता है वो वाटर की तरफ अगर मूव होता है, यानी अगर जैसे जो आपने जो रूट्स होती हैं, जो वो रूट्स क्या करती है, जिधर वाटर होता है उधर की तरफ ही मूव करती है, वही कहलाता है हाइड्रोट्रोपिज्म। और हाइड्रोट्रोपिज्म जो होता है स्टूडेंट उसका प्रैक्टिकल आपने लैब में किया होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। आप लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो चैनल को स्टूडेंट्स। पीडीएफ भी मैं बहुत जल्द आप तक पहुँचा दूंगा, ओके।